इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। तो आप लोग क्लास कर रहे थे पोल्टी की। पोल्टी में हम लोग पढ़े थे प्रीएम्बल, प्रस्तावना। और हम प्रस्तावना के हम लोग आखिरी बिंदु पर हैं, जो कि अभी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोगों ने देख चुका था प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से प्रेरित है, और साथ ही जितने भी शब्द महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं उनमें उनका अर्थ क्या होता है। जैसे कि हमने जिक्र किया हुआ था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है, वहाँ जो कि कुंजी है, क्या है, संविधान। अनेक विचारकों द्वारा अनेक प्रकार के मत दिए गए, विचार दिए गए। किसी ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है, तो किसी ने कहा कि प्रस्तावना दृढ़ सपनों का विचार है, तो किसी ने कहा कि पहचान पत्र है, तो किसी ने कहा कि यह दीर्घकालीन सपनों का विचार है, और साथ ही किसी ने कहा आज्ञा पत्र है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने देखा कि क्या है कि प्रस्तावना और साथ ही उनमें जो शब्द उपयोग किए गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और अन्य प्रकार के बहुत सारे शब्दों को इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है, जैसे समानता और बंधुत्व, इन सभी शब्दों को देखते हुए जैसे कि हमने क्या कहा था, एक कोटेशन शब्द का एक कथन था, भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया था कि अगर हम लोग बंधुत्व के अभाव से क्या होगा, जिस राज्य में बंधुत्व के अभाव से स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब कि स्वतंत्रता भी क्या होगी और क्या होगी, और स्वतंत्रता भी और समानता, जो दो शब्द हैं वो बंधुत्व के अभाव रहेगा। जिस देश में, जिस राज्य में बंधुत्व की अभाव रहेगी, उस देश में हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता और समानता की जो धारणा है, हम इसे क्या कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। ये धारणा प्रवृत्त नहीं हो पाएगी। मुख्य कारण क्या है? कारण क्या है कि जिस देश में अगर हम कहें कि अगर मान लीजिए कि धारणा क्या निरर्थक रहेगी, कारण क्या है कि निरर्थक होने का मुख्य वजह यह है कि अगर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को हम लोग अपना न समझें और उस व्यक्ति के साथ हम अच्छे संबंध न बनाए रखें, अपने बंधुत्व भाईचारिक संबंध न बना कर रखें, तो क्या होता है कि हम अपने उसको अधिकार, हम उसके अधिकार का हनन होने लगता है। तो हम लोग कुछ चाहे हम लोग उसके खुद अपने क्या होता है, हम खुद क्या होते हैं, दूसरे के अधिकार का हनन करता होते हैं। लेकिन अगर मेरा वही भाई हो और हम भाईचारे की भावना समझें कि हर व्यक्ति का है कि भाई है और बंधुत्व की भावना समझें, तो क्या होगा, हम किसी के अधिकारों को हनन करने से क्या होंगे, अपने आप को रोकेंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देख चुके थे हम लोग। लेकिन आज हमारे बहुत अच्छे से अच्छे टॉपिक प्रस्तावना की जो एक भाग है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या प्रस्तावना की प्रकृति क्या है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है, प्रस्तावना में क्या संशोधन किए जा सकते हैं, प्रस्तावना में जो प्रस्तावना संविधान में शामिल है, क्या उनका जो उनका प्रावधान है, हम उनके अधिकार को लेते, उनके शब्दों को लेते हुए क्या हम उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय जा सकते हैं? क्या इनकी जो प्रकृति है इनमें संशोधन किया जा सकता है? क्या इनकी जो प्रकृति के अनुसार जो इसमें संविधान जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में प्रयुक्त किए गए शब्दों को हटा सकते हैं, नए शब्द जोड़ सकते हैं? इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आखिर प्रस्तावना इस शब्द के बारे में जिक्र कैसे हुई। देखिए, हम लोग देखते हैं प्रस्तावना की प्रकृति। पहले प्रकृति के रूप में देखेंगे, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या है कि प्रस्तावना, पहले टॉपिक क्या होता है कि अगर प्रकृति को देखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये व्यक्ति कहाँ से है, नाम तो जान की प्रस्तावना है, नाम हर चीज़ पता चलने के बाद हम जानते हैं व्यक्ति कहाँ से है, क्या है, क्या इस चीज़ का, इस परिवार से, यहाँ से, इस राज्य से, इस देश से ताल्लुकात है इसका। इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, दायरा लेते हैं, उसी तरह से निरीक्षण करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग बात करते हैं कि प्रस्तावना का जो संविधान है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है कि नहीं है। तो देखिए क्या होता है, बेरूबाड़ी मामले में 1960 का एक मामला है। जैसे कि क्या हुआ था कि देखिए, कोई भी मामला हो, बेरूबाड़ी हो, केशवानंद भारती हो ना, चाहे बम्बई, जैसे कि हम लोग कहते हैं SR बम्बई वाद हो, इन सभी मामलों को हम लोग विस्तृत रूप से अलग से क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस सब से कुछ हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा रुकिए। तो हमको हड़बड़ाने की जल्दबाजी कोई नहीं है। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आहिस्ते आहिस्ते सभी मामलों को देखते चलेंगे। आखिर केशवानंद भारती मामला क्या था, बेरूबाड़ी मामला जो था बहुत खास नहीं था, देखा खास था लेकिन खास थी, उस पर चर्चा नहीं की जाती है। क्योंकि क्या था, एक कोई जगह थी जो कि पूर्वी पाकिस्तान, जो आज के जो
बांग्लादेश बना हुआ है, उस समय क्या हुआ था कि एक मामला आया कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे भाग थे जो कि पाकिस्तान, वो जो लिखित रूप से क्या होते थे, भारत, ऐसे तो भारत में थे, लेकिन क्या होता, उनका लिखित प्रमाण नहीं था, तो क्या होता था, पाकिस्तान ने उस पर एक मुकदमा चलाया, जो कि किसी तरह समझौता किया गया। उस बारे में चर्चा करेंगे, क्या था मामला, कैसे था, किन किन क्षेत्रों को भारत ने लिया, किन किन क्षेत्रों को पाकिस्तान को दिया गया, इन सब चीज़ों को चर्चा किया जाएगा अलग से। बस इतना जानते हैं प्रस्तावना की प्रकृति। अब उस मामले में नहीं जाना चाहते, उस मामले में जाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको बहुत लंबा और दिखने में क्या होगा, जो कि प्रीलिम्स फैक्ट से पढ़ रहे हैं, जो फैक्टों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से परेशानी हो जाएगी। ठीक है, लेंदी लगने लगेगा आप लोग अभी। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि बेरूबड़ मामले में क्या होता है। 1960 में न्यायालय ने, जो उच्चतम न्यायालय उसके पास मामला देता है और उसने निर्णय देता है कि जो संविधान है, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबड़ मामले में क्या होता है कि बेरूबाड़ी मामले में क्या होता है, प्रस्तावना संविधान की भाग नहीं है। ठीक है, लेकिन वही बात करता है कि उच्चतम न्यायालय 60 में क्या करता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क जानने की कुंजी है। जैसे कि कहने की बात यह है कि उसने क्या कहा कि उच्च न्यायालय ने उस समय, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन जो संविधान निर्माताओं थे, जो संविधान के निर्माण करता थे, जो संविधान सभा थी, उनमें जितने भी शामिल सदस्य थे, लोग थे, उनकी क्या रुचि थी, उन लोग कैसे भारत के संविधान को निर्माण करना चाहते थे, उन भारत के जो संविधान था कैसा बनाना चाहते थे। तो इसलिए कहा गया कि जो संविधान निर्माताओं की क्या थी, वो कुंजी थी, जिससे कि जान सके कि जो संविधान निर्माता थे वो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए वो कैसे संविधान का निर्माण करना चाहते थे, किसके अंतर्गत कैसे समाज के निर्माण करना चाहते थे। वो भी इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कि हमने क्या कहा कि अनेक विचारकों द्वारा अनेक विचार दिए गए प्रस्तावना को लेकर, उस तरह से उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन क्या है, यह संविधान निर्माताओं की जानने की कुंजी है, कि मस्तिष्क की कुंजी है कि क्या करना चाहते थे, क्या निर्माण करना चाहते थे राज्य के लिए, अपने समाज के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, एक और मामला आता है वही मामला केशवानंद भारतीवाद में एक 24, जैसे कि एक आता है कि 24 अप्रैल 1973 में निर्णय आती है इसकी ना, कि केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय ने इस निर्णय को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। मतलब कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। किसमें? केशवानंद में। ठीक है, अभिन्न अंग है। ठीक है, अभिन्न अंग है, तो अभिन्न अंग है मतलब कि अलग अंग है। ठीक है, लेकिन अन्य भागों से अलग होते हुए भी, मतलब कि क्या है, एक प्रस्तावना का भाग है, लेकिन क्या है, प्रस्तावना का अभिन्न अंग है, लेकिन अन्य भागों से अलग होते हुए भी, साथ ही यह भी कहा कि जहां संविधान अस्पष्टता हो वहां प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक होगी। देखिए, ये भी बेरूबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय का कहना यही थी कि संविधान मस्तिष्कों की जानने की कुंजी है, लेकिन क्या होता है, लेकिन संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी है। उसी तरह से इन्होंने क्या कहा कि केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा कि केशवानंद भारतीवाद में हम लोग जानेंगे कि जैसे कि सबसे बड़ी बेंच 13 लोग बेंच थी। अब हम लोग जानते हैं, देखिए क्या होता है कि देखिए, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है केशवानंद भारतीवाद। जब तक हम इसको अलग से क्लास नहीं करेंगे, विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। देखिए क्या होता है, बेंच हम लोग उसे कहते हैं, जैसे किसी मामले को और किसी मामले के लिए, जैसे कि प्रस्तावना को ले ले, तो प्रस्तावना में अगर 8 लोगों की बेंच बैठाई गई ना, 8 जजों की बेंच बैठाई गई, 8 जजों की बेंच बैठाई गई, लेकिन उसी मामले को अगर उसी मामले के लिए अगला बेंच बैठाना, उस मत को खारिज करना है, वो जो निर्णय दिए उस निर्णय को खारिज करना है, तो इससे एक अधिक 9 होगा, क्योंकि 8 सब बराबर नहीं होते। ठीक है, तो 9 होंगे। तो अब अगले मत के लिए क्या करेंगे हम लोग, 11 बेंचों की या 13 की या 15 की ऐसे जजों की बेंच की बैठा जाएगी, जिससे कि क्या होगा, पिछले जो बेंच बैठे हुए थे दूसरे निर्णय को खारिज करने के लिए, उस निर्णय को खारिज करने के लिए उससे अधिक बेंचों की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक से 13 बेंचों की आवश्यकता पड़ी है, 13 जजों की बेंचों की आवश्यकता बैठाई गई है, जो कि हम लोग देखे थे केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको अलग से जरूर क्लास लेंगे, क्योंकि समझना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे संविधान की एक रूपरेखा ही बदल जाती है, एक इतिहास की रूपरेखा ही बदल जाती है, भारतीय संविधान या भारतीय समाज की रूपरेखा ही बदल जाती है। देखेंगे कैसे कि न्यायालय ने इस निर्णय को बदलते हुए कहा प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, अभिन्न अंग है। क्या कहा,
संविधान का अभिन्न अंग, मतलब अभिन्न भाग है। लेकिन ठीक है, किसने कहा? केशवानंद भारतीवाद में। लेकिन ये भी कहा कि प्रस्तावना जो है अलग होते हुए भी, प्रस्तावना के अन्य भागों से अलग होते हुए भी, साथ ही ये भी कहा जहां संविधान अस्पष्टता हो, जहां संविधान को समझने में अस्पष्ट होगी, जहां परेशानियां होगी, जहां लगे कि सब नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उनको क्या करेगा? समझने में क्या होगी? संविधान की व्याख्या करने में सहायक होगी। संविधान किस तरह से व्याख्या की जाए उसमें क्या होगी? प्रस्तावना सहायक होगी। अब देखिए ये चीज़ समझ लिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है? तो प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है, क्योंकि 1973 में केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है। अब हम जानते हैं प्रस्तावना में संशोधन, कि प्रस्तावना में क्या संशोधन किए जा सकते हैं या नहीं। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं। तो उसी आधार पर देखिए कि बेरूबाड़ी मामले हम लोग देखे थे, बेरूबाड़ी मामले 1960 में, कि न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं, संशोधन भी नहीं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन केशवानंद भारतीवाद में, जब केशवानंद भारतीवाद की मामला आती है, जो कि निर्णय दिया गया था 24 अप्रैल 1973 को, उसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं। उसने क्या कहा? केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा? प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। जिसके बाद जस्ट इसके बाद ही इंदिरा गांधी की सरकार थी। अभी हम लोग नहीं, हर राजनीतिक पहलुओं से उस समय क्या थी, क्या उथल पुथल थी, हर चीज़ों से जोड़ कर देंगे। ठीक है, उस समय अलग से क्लास जब लिया जाएगा। तो जिसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। कौन कौन से शब्द? प्रस्तावना में किस, इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कौन कौन से शब्द शामिल नहीं थे। तो कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। और साथ ही अब हम एक स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर तीनों शब्द को जोड़े गए। अब पूछे कि किस समिति की अनुशंसा पर तीनों शब्द को शामिल किए गए थे? स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर तीनों शब्द को शामिल किए गए थे। लेकिन क्या होता है कि 1994 में SR बम्बईवाद का मामला आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक देखिए क्या, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। बेरूबाड़ी मामले 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तथा इसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन उसने ये भी कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क को जानने की एक कुंजी है। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया? जो प्रस्तावना है एक संविधान का अभिन्न अंग है, साथ ही इसमें क्या किए जा सकते हैं? संशोधन किए जा सकते हैं। और ये भी कहा संविधान निर्माताओं संविधान को समझ में जहाँ अस्पष्टता होगी वो क्या करेगी? संविधान की व्याख्या में हमें सहायक करेगी, संविधान व्याख्या के लिए हमें सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि एक मामला आता है SR बम्बईवाद में, और कैसे दिया जाता है कि एक मूल ढांचा। ठीक है, तो मूल ढांचा, उसके लिए भी देखिए सब जितने भी अलग अलग जितने भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं उन सभी चीज़ों को लेकर हम अलग से जरूर क्लास लेंगे, क्योंकि जो चीज़ बताया जा रहा है ये चीज़ एक अलग हुआ, एक अलग परसेप्टिव से बताया जा रहा है, और हम एक अलग से जब क्लास लेंगे उसका अलग लक्ष्य रहेगा। ठीक है, उनसे वो से एक कैसी धारणा होनी चाहिए, एक कैसी समझ होनी चाहिए, वो हमारा लक्ष्य रहेगा। इसे मिटाते हैं, लिख लीजिए तब तक। SR बम्बईवाद में न्यायालय ने
न्यायालय ने प्रस्तावना प्रस्तावना और पंथनिरपेक्षता के संविधान का आधारभूत प्रस्तावना और पंथनिरपेक्षता प्रस्तावना और पंथनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। कर दिया। तो आधारभूत ढांचा घोषित करने का तात्पर्य क्या था कि संविधान में प्रयुक्त किए गए शब्द अर्थात प्रस्तावना में प्रयुक्त किए गए शब्द प्रस्तावना में प्रयुक्त किए गए शब्द, ठीक है, प्रस्तावना में प्रयुक्त किए गए शब्दों को प्रस्तावना में प्रयुक्त किए गए शब्दों को संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। नए शब्दों को शामिल किया जा सकता है और नए शब्दों को लेकिन नए शब्दों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझिए। SR बम्बई बात जो कि 1994 में मामला आया था, जो निर्णय दिया गया कि न्यायालय ने प्रस्तावना को पंथनिरपेक्षता, प्रस्तावना में जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं कि प्रस्तावना और पंथनिरपेक्षता जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है। देखिए और बता दें कि आधारभूत ढांचे को समझने के लिए क्या है कि उसके बारे में तो बताया जाएगा, लेकिन साथ ही हमें भी आप लोग बता दें आधारभूत ढांचा ये संविधान ये नहीं घोषित किया, उसने क्या कहा कि हम लोग समय समय पर इसकी व्याख्या करते रहेंगे कौन सा भाग संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, तो अभी तक से बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे शब्दों को आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया है। हम उसके लिए अलग से क्लास लेकर समझा देंगे। ठीक है, आधारभूत ढांचा क्या होती है और उसके पीछे क्या तर्क था, क्या उसके पीछे उच्च न्यायालय का, क्या उच्चतम न्यायालय क्या तर्क था आधारभूत ढांचे घोषित करने के पीछे। और साथ ही आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया, मतलब कि आधारभूत ढांचे घोषित करने का तात्पर्य कर दिया कि अर्थात प्रस्तावना में प्रयुक्त किए गए शब्दों को संशोधन द्वारा नहीं हटाया जा सकता। मतलब कि प्रस्तावना में जितने भी शब्द शामिल हैं उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन नए शब्दों को जोड़ा जा सकता है। अर्थात मान लीजिए, समझिए यहाँ पर जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं हम इन्हें हटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, लेकिन नए शब्दों को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये भी कहा प्रस्तावना की परिवर्तनीयता। प्रस्तावना की परिवर्तनीयता कैसी है, मतलब कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है या गैर परिवर्तनीय है, मतलब कि इसके लिए इससे लागू करना बाध्यकारी है या इसके उल्लंघन की स्थिति में क्या लोग कोई उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो हम देखते हैं प्रस्तावना की परिवर्तनीयता। ठीक है, तो हम बात कहेंगे कि प्रस्तावना क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना परिवर्तनीय
परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसके उल्लंघन के इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है, इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है, इसे लागू करना बाध्यकारी ठीक है। जैसे कि हमने क्या कहा कि इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है, जैसे कि मूल अधिकार के आधार पर, जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि मूल अधिकार है, मूल अधिकार किसी का हनन होगा तो हम लोग उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन जो ये डायरेक्ट, लेकिन ये परिवर्तनीय होने का मतलब कि क्या है कि प्रस्तावना गैर परिवर्तनीय है। क्यों? क्योंकि क्या है, हम इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है। हम इसको जैसे कि हम तुलना करेंगे कि मूल अधिकार और प्रस्तावना में तुलना करके बताएंगे और चाहे नीति दिन स्तर तो वहाँ तुलना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या तात्पर्य था प्रस्तावना की। बस आप क्लास देखते रहिए। अब हम देख आधारभूत ढांचा, तो आधारभूत ढांचे घोषित करने के पीछे क्या था निरंकुशता। क्या उस समय भारत ऐसी भारत की जो शक्तियाँ हैं, जो भारत की जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं, क्या है उस समय बहुत ही प्रखर रूप से दिखाई दे रही थी, बहुत ही शक्तिशाली दिखाई दे रही थी। इस वजह से आधारभूत ढांचा घोषित करना अनिवार्य हो गया था। इन सभी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे और इन सभी पीछे कारण एक ठोस तर्क और तथ्य की बात करेंगे, ठीक है। अब हवाई बातों के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। जो चीज़ हकीकत है, जो चीज़ सच्चाई है, उन सभी चीज़ों से हम लोग अच्छे से अवगत होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे कि SR बम्बई वाद का मामला क्या है, SR बम्बई वाद का मामला क्या है, केशवानंद भारती वाद का, लेकिन सबसे मुख्य बात है केशवानंद भारती मामला, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में हम इस मामले को लेकर आएंगे आज, और तथा आधारभूत ढांचा, इन सभी चीज़ों में से कोई एक चीज़ लेकर आएंगे और हम उस सभी चीज़ों को देखने के बाद, प्रस्तावना खत्म करने के बाद हम लोग मूल अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।